नमस्ते एंड वेलकम आप सभी को ब्लिसफुल रेशमा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम, मैंने कर लिया है लंच, बाकी सब गए हैं लंच करने के लिए। मैंने फटाफट लंच करके ख़त्म किया है क्योंकि मुझे बनाना है एक कस्टमाइज ड्रेस। और जब स्टार्ट ही करने वाली थी तो एकदम ज़ोर से आवाज़ आई, बम कैसे फटता है और लाइट जा चुकी है। पर आई थिंक फिर भी कटिंग हम कर सकते हैं, स्टिचिंग जब लाइट आएगी तो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही जो कस्टमाइज़ कपड़े थे वो बनाना स्टॉप कर दिया था क्योंकि रेडीमेड बाहर के और कस्टमाइज़ कपड़े ये सारी एक साथ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक चीज़ पर फोकस करूँगी, रेडीमेड कपड़े बनाऊँगी, उससे जो भी प्रॉफिट आता है उससे फिर मैं अपने काम पे जो मैं ऑनलाइन कुर्ती का करना चाहती हूँ उस पर ध्यान दूँगी। लेकिन बुटीक को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, मैंने शायद पिछले वीडियोस में भी कई बार शेयर किया है कि कंटिन्यू कटिंग करने से क्या होता है ना, ये जो सारे हाथ है आप देखेंगे तो ये सूजे रहते हैं और काफ़ी दर्द होता है ना, पूरा पक जाता है क्योंकि इतनी सारी कटिंग करते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो कटर होने चाहिए, वो जो कपड़े कट करने की मशीन होती है, और लाइट जाती रहती है तो हमें इन्वर्टर की भी ज़रूरत है। तो प्लस हमारी ओवरलॉक मशीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये करीब 1.5-2 साल पहले मैंने ली थी जब मैंने यहाँ पे बुटीक ओपन किया था। तो ऑनलाइन चेक करी थी तो काफ़ी ज़्यादा रेट थे उसके, सब 9-10 हज़ार से। और उस वक्त मेरा इतना बजट नहीं था क्योंकि मैंने ये जगह बिल्कुल नहीं थी और यहाँ पे जस्ट ओपन किया था, तो क्या रिएक्शन होगा मुझे पता नहीं था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे ये रेडीमेड कपड़े बनाने का ऑप्शन मिल गया तो काफ़ी अच्छा काम चल गया। अब रेडीमेड कपड़े बनाते हैं तो उसमें भी ओवरलॉक मशीन की ज़रूरत पड़ती है फिनिशिंग के लिए। तो आउट ऑफ बजट जा रहा था तो मेरे बजट के अंदर फिर मैंने सोचा कि मैं एक सेकेंड हैंड मशीन लेती हूँ। तो मैंने सेकेंड हैंड मशीन ली, तो मैं आपको दिखाती हूँ मशीन है। तो ये मशीन टेबल और एक मिनट स्टूल हटा देती हूँ। जो मोटर थी और पैडल ये हमने नया लिया था, मशीन सेकेंड हैंड थी और ये टेबल भी सेकेंड हैंड था। तो ये इन और मुझे सारा सब कुछ और ये स्टैंड जो आप देख रहे हैं ये भी नया था। तो ये सारा कुछ मुझे करीब मुझे पड़ गया था 3.5 के आसपास। तो अंडर बजट था, मैंने ले लिया। अब लेने के करीब, अब इसमें क्या होता है, सिलते सिलते ना बीच बीच में धागा अटकता है। तो काफ़ी बार मैंने बुला के चेक करवाया, वो ठीक करके जाते तो 1-2 दिन बाद फिर से वैसे हो जाता है। तो अब एंड में जाके मुझे ये मालूम चला अभी कुछ दिन पहले कि इस मशीन में एक लॉक होता है। मैं आपको पैर करने के लिए कोई आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि बार बार ऐसे क्यों होता है कि सिलते वक्त धागा फंस जाता है और ये फिर बार बार ये वाला धागा जो है टूट जाता है। तब उन्होंने मुझे बताया, मतलब किसी ने बताया नहीं था कि यहाँ पर एक लॉक होता है, इसमें धागा फंसा रहता है। तो यहाँ पे ये लॉक टूट गया था, टूटा हुआ है, इसी वजह से ये धागा पकड़ के नहीं रखता और ये बार बार उलझ के निकल जाता है। तो इतने महीने यूज़ करने के बाद में मुझे मालूम एक्चुअल में पता चला, और तब समझ में आया कि ये क्यों सेकंड हैंड में बिक गई है मशीन, जबकि इसमें सब कुछ इतना अच्छा है। तो मोस्टली लोग तभी चीज़ें बेचते जब उसमें कुछ ख़राबी होती है। मुझे में कोई ख़राबी दिखी नहीं थी, सिर्फ एक वही प्रॉब्लम होती थी बार बार। और अब क्योंकि हम मैचिंग धागा यूज़ करने लगे तो मैचिंग धागे ऑलरेडी पतले होते हैं तो इतनी परेशानी नहीं आती है। लेकिन अब मुझे जाके रीज़न पता चला कि ये क्यों बार बार होता है, क्यों उलझ जाता है। तो मशीन भी नहीं लेनी है, तो कुछ चीज़ें हैं अपग्रेड करनी है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अब तक मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसको करीब 1.5-2 साल मशीन को चला लिया। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि पता चल गया तो तुरंत मैं EMI वगैरह पे मशीन उठा के और एक लोन अपने सर पे ले लूँ। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और ओवरलॉक मशीन बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता है कि आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ये एक चीज़ आपको परेशानी कर सकती है, तो आप खरीद सकते हैं, या फिर आपको अच्छी सेकंड हैंड में मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका काम बिना ओवरलॉक मशीन के भी चल रहा है तो काम चलाइए, पैसे सेव कीजिए और फिर खरीदिए। तो मैं आपको यही बता रही थी कि मैंने बाहर का जो कस्टमाइज़ वर्क था वो करना स्टॉप कर दिया था। कई बार मेरे कस्टमर आके लाइट आ गई तो कई बार मेरे कस्टमर आके मुझे रिक्वेस्ट करते थे और अभी भी मैसेज कर दे कि प्लीज़ बना दो ले लो, वो हम किसी और से नहीं कराएंगे, आप चाहे तो हम वेट कर लेंगे। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन किसी का काम ले लिया और फिर हम टाइम पे ना कर पाए और प्लस हमारे ऊपर भी बर्डन रहे, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि हफ्ते में करीब
ज़्यादा से ज़्यादा दो या 3 कस्टमाइज़ कपड़े हम बनाएंगे तो उस कपड़ों से जो प्रॉफिट हमें होगा मैं उसे सेव करूँगी। तो अब इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अब लिस्ट तो काफ़ी सारी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आता है मेरे ख्याल से या तो वो इन्वर्टर, तो इन्वर्टर लेना हो सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, काम रुक जाता है। जब लाइट नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते, और लोग काम करने के लिए आते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, खासकर जो पर पीस पे काम करते हैं उनका टाइम वेस्ट होता है। तो देखेंगे कटिंग जो है, हाँ अगर लोग बढ़ते हैं तो फिर कटिंग ज़्यादा चाहिए रहती है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ही है कि अगर कटिंग ज़्यादा चाहिए रहेगी तो फिर मुझे कटर लेना पड़ेगा ही। एक मैंने ऑनलाइन पहले मंगाया था, 1000 रुपये का था, लेकिन इतना ख़राब, उससे मतलब इतना सा पतला कपड़ा भी नहीं कट रहा था। रोटरी कुछ करके नाम था उसका, मैंने वीडियो भी शायद उसकी डाली है। तो वो तो काफ़ी बेकार था। अब जो एक्चुअल मशीन आती है वो कुछ 4 या 5 हज़ार रुपये की आती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम वो कटर मशीन लेंगे, उसके बाद में इन्वर्टर अरेंज करेंगे, और एंड में जाके हम ओवरलॉक मशीन की तरफ ध्यान देंगे। तब तक अगर बीच में कोई परेशानी आती है तो हम सर्विस करवा के उसको यूज़ कर सकते हैं। और लाइट जाती है, लेकिन कभी कभार चली जाती थी, नहीं तो नहीं जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि लाइट नहीं रहती तो भी कई सारे हाथ के काम होते करने के, हम वो कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं सबसे पहले जमा करूँगी पैसे ये मशीन के लिए, ताकि जितनी कटिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टिचिंग होगी। फिर हम सोचेंगे इन्वर्टर के बारे में, और उसके एंड में ओवरलॉक मशीन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और कोशिश क्यों करनी है, मतलब करना ही है। तो पैसे जमा करूँगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बीच बीच में बाहर का काम लूँगी, वो करूँगी। इससे जो सेविंग होगी उससे हम जो भी शॉप के लिए अपग्रेड रिक्वायरमेंट है हमारी काम को बढ़ाने के लिए, उससे हम फुलफ़िल करेंगे। फ़िलहाल मेरा कोई भी काम किसी भी वजह से नहीं रुकेगा। मेरे पास अच्छी खासी केचिया है, उसको हम धार करा सकते हैं। धार करने के लिए भी मैंने चीज़ें खरीदी हुई है, और आई वीडियो भी देखती रहती हूँ मैं ऑनलाइन, तो वो सब चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। चाहे इतने टाइम तक मैनेज करके यहाँ तक पहुँचे, वहाँ पर कुछ 4-5 महीने थोड़ा और मैनेज करेंगे, और उसके बाद में चीज़ें खरीदेंगे। EMI पे लेके हर महीने इंस्टॉलमेंट भरना और फिर ना भर पाना, वो सारी बहुत बड़ी मगजमारी होती है, बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर हम अपने नेचर में ये चीज़ें डालेंगे कि कैसे लोग पहले किस तरह से चीज़ें खरीदते थे जब EMI ऑप्शन नहीं था, तो हम अभी वो कर सकते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी अपना नेचर नहीं बनाने की हर चीज़ के लिए जाओ EMI पे लो, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करो, और अगर टाइम पे पेमेंट ना हो पाए तो अलग से टेंशन फेस करो। तो वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी मैं, अगर मुझे टाइम मिल पाए तो, क्योंकि बैटरी मेरी चार्ज नहीं है। चार्ज हो जाएगी तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो कोई और कटिंग की वीडियो डालूंगी मैं, कटिंग स्टिचिंग कोशिश करूँगी कि इसकी भी, क्योंकि ये कपड़ा आज मैं बनाने जा रही हूँ। इसका स्कर्ट बनेगा और इसका टॉप बनेगा। तो जहाँ पर मैं चर्च में जाती हूँ, तो ये एक अफ्रीकन लेडी है, तो चर्च जाती हूँ तो वहाँ पे मेरी काफ़ी लोगों से पहचान हो गई है, तो उन्होंने मुझे ये बनाने दिया। तो फर्स्ट टाइम मैं उनके लिए बना रही हूँ। मतलब मैंने आज तक जितने भी इंडियन हैं उनके लिए कपड़े सिले, कोई फॉरेनर के लिए कभी नहीं स्टिच किया। तो ये एक थोड़ा एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दोनों ही है। करने के बाद इसका ओवरऑल लुक कैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगी। अगर स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो भी बना पाई तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो तब तक के लिए जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।